हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट 40 करेंगे जो 6 तारीख को आएगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर जो है वो चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैप वर्क आता है। हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जल परिवहन के बारे में और समुद्री पतन के बारे में। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आते हैं। मैप वर्क के लिए इस चैप्टर में से बंदरगाह आते हैं। भारत में जो बंदरगाह हैं, जो मुख्य 12 बंदरगाह हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं जल परिवहन की। तो जल परिवहन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्यों है? क्योंकि इसमें किसी तरह की सड़क मार्ग नहीं बनाना पड़ता या फिर किसी तरह का रेल मार्ग नहीं बनाना पड़ता। इसमें हमें किसी तरीके का ईंधन का खर्च जो है वो ज़्यादा नहीं लगता। बात करते हैं आगे। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन, देखिए अंतःस्थलीय इसलिए बोला गया है क्योंकि जो जल परिवहन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है समुद्री मार्गों से जो भारत का व्यापार होता है, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, महासागरों से होते हुए, जैसे हिंद महासागर से होते हुए हम कहीं पहुँचे और हमने व्यापार किया किसी दूसरे देश के साथ। अंतःस्थलीय नौ संचालन का मतलब है भारत में जो अंदर नदियां हैं या जो नहरें हैं उनमें जो नौका संचालन होता है, उसमें जो रूट्स हैं अलग अलग, जल मार्ग जिसे आप कहते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, तो उनमें जो व्यापार होता है वो दूसरा है। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरह के जल परिवहन बता दिए हैं, जो समुद्री से होता है और जो नदियों और नहरों के माध्यम से होता है भारत में। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। यानी कि जो भारत में जो मार्ग है वो नौकाओं द्वारा या जो बोट्स हैं उसके द्वारा तय किया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत में 3 राष्ट्रीय जलमार्गों को आगे रखा गया है। तो भारत में 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कहाँ से कहाँ तक मैं बताती हूँ आपको। गंगा नदी में है इलाहाबाद से, हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, तो ये गंगा नदी में है 1620 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा है असम में सदिया व धुबरी के मध्य, ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, जो कि 891 किलोमीटर है। उसके बाद है केरल में, जो पश्चिमी तटीय नहर में है कोटापुरम से कोल्लम तक, ये 205 किलोमीटर है। ठीक है, ये तीसरा जलमार्ग हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग। दोबारा सुनते हैं। गंगा नदी में है हल्दिया से इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र नदी में है सदिया से धुबरी, और केरल में पश्चिमी तटीय नहर में है कोटापुरम से कोल्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल तटीय समुद्री रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। यानी कि जो भारत की तटीय रेखा आप देखेंगे यहाँ गुजरात से शुरू होते हुए और इधर बंगाल तक। ठीक है, तो ये वाली जो तटीय रेखा है, समुद्री तटीय रेखा, ये बताई गई है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। अब इनमें टोटल मुख्य 12 बंदरगाह आते हैं जो मुख्य हैं, और 200 छोटे मध्यम बंदरगाह हैं जिनसे व्यापार किया जाता है। इन बंदरगाहों के बारे में हम अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारे बिल्कुल वेस्ट में जो बंदरगाह था जो बहुत मुख्य था वो था कराची। ठीक है, लेकिन जब पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया भारत का और पाकिस्तान बन गया, तो कराची चला गया पाकिस्तान में। तो उस समय सारा जो लोड था वो मुंबई, जो बंदरगाह था मुंबई बंदरगाह, उस पर आ गया। तो वहाँ पे दबाव कम करने के लिए गुजरात में स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह जो बनाया गया, कांडला बंदरगाह बनाया गया, जो कि मुंबई में जो बंदरगाह था उसमें जो काम का जो वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था उसके दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाया गया। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है।
उसके बाद मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे ज़्यादा काम भी यहाँ होता है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में, वो सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद चेन्नई का ही दूसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पर वर्कलोड मुंबई के बाद चेन्नई में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन की स्थापना 1967 में की गई थी कोलकाता में। देखिए, इन सबको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए एक केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की भी स्थापना की गई थी 1967 में कोलकाता में। इसके बाद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो शिपिंग एवं समुद्री आवागमन व्यापार के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में देखेगा, जो 1986 में की गई थी। रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आवागमन का प्रमुख साधन था, यानी कि पुराने ज़माने में जो ट्रेड होता था, जो लोग व्यापारी आते थे तो वो समुद्री रास्ते से ही आते थे। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है, यानी कि ये सस्ता है, अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, ईंधन भी कम लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी खूबियाँ हो गई। और ये जो परिवहन है बहुत भारी, अगर आपको सामान इधर से उधर करना है तो आप वायु मार्ग के द्वारा नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें आप लिमिटेड सामान ले जा सकते हैं। लेकिन जब जल परिवहन से आप सामान इधर से उधर व्यापार कर रहे हैं तो आप उसमें भारी सामान का आवागमन कर सकते हैं। और देश की कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है आज भी 95% जो है व्यापार वो समुद्री पतन के माध्यम से ही किया जाता है। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ भारत के पोर्ट हैं, 12 प्रमुख पोर्ट, जिसका ऊपर काफ़ी मैप आता है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बच्चे। 1-2 जो पोर्ट हैं वो मैप में भरने को ज़रूर आते हैं। देखिए, ये है कांडला गुजरात में, जिसको मैंने बारे में बताया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले यही पोर्ट जो है वो बना था। उसके बाद है मुंबई, ठीक है, मुंबई सबसे व्यस्त पोर्ट है। यहाँ के काम को कम करने के लिए कांडला, उसके बाद यहाँ के काम को कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए नावा शेवा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गोवा में। तो गोवा में यहाँ पर जो पोर्ट है वो है मार्मोगोवा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कर्नाटक में मैंगलोर, ये मुख्य पोर्ट है। फिर आते हैं केरल में कोचीन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में तूतीकोरिन। फिर तमिलनाडु में ही है चेन्नई, और चेन्नई के काम को, वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया है एन्नौर, ओके। उसके बाद यहाँ आते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उसके बाद खनिजों का जो व्यापार है उसके लिए पारादीप को बनाया गया है। फिर यहाँ हल्दिया और कोलकाता, तो कोलकाता का जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये हल्दिया बनाया गया। तो ये जो 12 मुख्य पोर्ट हैं इसको ज़रूर पढ़िएगा आप, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। 1-2 पोर्ट जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे इंडिया के 12 मुख्य जो पोर्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी वर्कशीट में 4 प्रश्न पूछे हैं, तो 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है। तो पहला प्रश्न है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें उत्तर होगा कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक आते हैं, टैंक ट्रक, टैंक कार, टैंक जहाज परिवहन के साधन है। इसके साथ साथ नौका और क्रूज शिप भी इसमें शामिल है। उसके बाद जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता है, क्यों? ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन भारी और विशाल सामान को ले जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें ईंधन की खपत कम होती है और ये पर्यावरण हितैषी भी है, यानी कि इसमें पर्यावरण का किसी तरीके से नुकसान नहीं होता है। आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो जल परिवहन है इसमें घर्षण नहीं होता है। घर्षण मतलब जैसे सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, या कोई टायर पंचर हो जाए, फट जाए, उसकी भी इसमें किसी तरीके की बात नहीं होती है, क्योंकि ये समुद्र में या नहरों पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम लिखिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था गंगा नदी में है हल्दिया इलाहाबाद तक, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया धुबरी, और केरल में पश्चिम तटीय नहर से कोट्टापुरम से कोमान तक। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको भारत में
नाम दिए गए हैं और ये मुख्य 3 जलमार्ग ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चौथा क्वेश्चन, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बंदरगाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया, भारत में बंदरगाह मुख्य हैं, जिसमें जो भारत की कुल समुद्री तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर लंबी जो समुद्री तट रेखा है, इसमें कुल 12 मुख्य बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो इसकी बंदरगाह की भूमिका क्या है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो मैं पॉइंट बताते जाती हूँ, अब साथ साथ लिखते जाइए। जैसे कि पहला पॉइंट है, बंदरगाह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहलाते हैं, गेट कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है और जहाँ पर पानी के जहाज आके रुकते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, विश्व का 80 से तकरीबन 90% तक जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन होने के कारण भी बंदरगाह का महत्व अधिक है। चौथा पॉइंट है, भारी सामान का अधिकांश व्यापार जो है वो जल व्यापार द्वारा ही होता है। पांचवा आप लिख लीजिए और आखिरी लिख लीजिए, किसी भी देश का औद्योगिक विकास भी जल परिवहन पर ही टिका होता है, जो कि बंदरगाहों द्वारा ही संपन्न होता है। तो यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। मैंने आपको बंदरगाह बता दिए, क्वेश्चन आंसर बता दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजें। जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।